Hello dear students, how are you all? I Amrita Raval welcome you all on the Gravity Circle Biology channel. प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग जो हैं बहुत अच्छे से बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स को विजुअलाइज करके हर एक चीज़ को समझते हुए थियोरेटिकल हो जाए चाहे इमेजिनेशन हो जाए, हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए बायोलॉजी पढ़ते हैं. इस पर्टिकुलर चैनल की खासियत ये है दैट दिस पर्टिकुलर चैनल इज बेसिकली फोकस्ड ऑन टू द नीट एस्पिरेंट्स, द क्लास 11 स्टूडेंट्स एंड द क्लास 12 स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली. डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर आप लोगों को बायोलॉजी का जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ऐसा कंटेंट आप लोगों को मैं गारंटी करती हूँ किसी भी चैनल पर एग्जैक्ट ऐसा नहीं मिल सकता. The reason behind that, these slides are prepared by myself. मैं अपने आप इसके ऊपर मेहनत करती हूँ ये जानते हुए कि मेरे सारे बच्चों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ें उन लोगों को इमेजिन करने में ही समझ में आएंगी. हम कोशिश करते हैं कि सारी ही चीज़ों का विजुअलाइजेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें. तो फॉर ऑल दोस्त जो कि पहली बार इस चैनल पे आए हैं, फटाफट सब्सक्राइब कर लो. ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी सर्च करोगे, आप लोगों को ढेर सारे वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे. इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड ट्राई टू शेयर दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. ओके, ठीक है. इसके अलावा हमारे दो चैनल्स और हैं बच्चों, एक है ग्रेविटी सर्कल और एक है मृत्युंजय पंड्या. ठीक है. ग्रेविटी सर्कल बेसिकली जो है उस पे केमिस्ट्री जो है आप लोगों को सर पढ़ाते हैं. केमिस्ट्री के एकदम अटमोस्ट क्वालिटी लेक्चर्स आप लोगों को सर के द्वारा पढ़ाए हुए मिलेंगे यहाँ पर इस चैनल के ऊपर ग्रेविटी सर्कल. एंड मृत्युंजय पंड्या चैनल के ऊपर जो सर हैं वो क्या करते हैं कि आप लोगों को जितना मोटिवेशन पॉसिबल हो सके, आपका एंथुसियाज्म बढ़ के रहे, इन सब चीज़ों की कोशिश वो यहाँ पर करते हैं. तो ये तीनों ही चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें सबसे पहले. अब हम आते हैं हमारे थियोरेटिकल कंटेंट पे कि हम लोगों ने बेसिकली कहाँ तक पढ़ लिया था. तो मैं तुम लोगों को याद दिला देती हूँ फटाफट से कि हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था. देखो, वी हैव स्टार्टेड विद द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन. इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद में मैंने आप लोगों को बेसिक स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व हो सकती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो समझा दी थी. इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि मेल और फीमेल के अंदर प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस आएंगे. राइट. अलॉन्ग विद दैट हमने देखा था कुछ एक कॉमन चेंजेस हो सकते हैं और कुछ एक नॉट सो कॉमन चेंजेस हो सकते हैं, डिफरेंट चेंजेस हो सकते हैं जो कि मेल एंड फीमेल प्यूबर्टी के टाइम पर फेस करेंगे. यहाँ पर हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था कि गोनाड्स जो रहते हैं बेसिकली वो एक्स क्रोमोसोम है या XY क्रोमोसोम है के बेसिस पे डिफरेंशिएट होते हैं. और गोनाड्स के अंदर मैंने आप लोगों को दो मेन डक्ट्स के नाम बताए थे जिनके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम होने के चांसेस रहते हैं. एक हमारे सामने जो रहेगी दैट विल बी कॉल्ड एज वोल्फियन डक्ट और एक हमारे सामने जो रहेगी दैट इज कॉल्ड एज मुलेरियन डक्ट. जो ये वोल्फियन डक्ट है बच्चों, दिस वोल्फियन डक्ट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल. ठीक है. और मेल के अंदर ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और थोड़ा पोर्शन यूरिनरी ब्लैडर का बनाती है और इसी के साथ में फीमेल के अंदर ये सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर का थोड़ा सा पोर्शन बनाती है. पर जो मुलेरियन डक्ट है ना वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में प्रेजेंट होती है, वो मेल्स के अंदर डिस्ट्रॉय कर दी जाती है. द रीजन बिहाइंड दैट मुलेरियन डक्ट गिव्स राइज टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डक्ट पोर्शन, फैलोपियन ट्यूब वगैरह. ठीक है. और मेल के अंदर उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. राइट. देयर बाय यहां तक की बात खत्म. अब आगे की तरफ प्रोसीड ऑन करेंगे. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में समझते हैं. हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर. पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की. जो मैक्सिमम पोर्शन है विल ट्राई टू कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है. तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब भी हम लोग बात करते हैं ना, हमें बेसिक कुछ बातें समझनी है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो बेसिकली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं. ठीक है. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर होता है 1 पेयर टेस्टिस. ओके. और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो कि मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया. 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया. ठीक है.
एक्सेसरी डक्ट पोर्शन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की डक्ट्स आ जाएंगी, ठीक है, जैसे कि एपिडिडाइमस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, यूरिनोजेनाइटल डक्ट हो गई। ये डक्ट वाले पोर्शन जो है वो एक्सेसरी डक्ट के अंदर आते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करते हैं तो ग्लैंड्स के अंदर मेल सिस्टम के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसके नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल एंड द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको पीनस बोलते हैं। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज नॉट पेनिस, इट विल बी पीनस, ठीक है। तो these are the things which actually we are going to study in the complete male reproductive system, each one by one with all the minor possible details। जिस पे भी क्वेश्चन आता है ना, मैं तुमको गारंटी देती हूँ एक भी पॉइंट क्वेश्चन का मैं तुम्हारी मैम जो है छोड़ने नहीं वाली, ठीक है। तो ध्यान रखना, अपनी मैम के ऊपर पूरा ट्रस्ट बनाए रखो, तुम्हारा एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। और बाद में जब तुम बताओगे किसी को तो बहुत खुशी से बता पाओगे कि यार हमें एकदम फ्री प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी एजुकेशन इंक्लूडिंग द प्रॉपर नोट्स, डिटेल इन स्लाइड्स एंड द विजुअलाइजेशन मिला था अमृता मैम के चैनल के ऊपर, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से डायग्राम से। बेसिकली कल एक थोड़ा सा ब्लंडर ये हो गया था कि कल भी मैंने यही सेम चैप्टर रिकॉर्ड किया था और मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी, तो तुम लोगों को नजर आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा लिखा हुआ है इस पे ग्रीन कलर का, फिर मैंने उसको दोबारा से बंद किया, ठीक है। तो आज दोबारा से फिर से पढ़ते हैं। ये इरेज इंक नहीं कर पा रही हूँ मैं क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने हाईलाइट कर दी थी और वो विजिबल है, क्वाइट विजिबल, ठीक है। चलो तो देखते हैं इसको। ओके, so dear students, we are actually going to see the many diagrams related to the male reproductive system in this chapter। okay, अब क्या है कि जब भी डायग्राम की बात करते हैं तो डायग्राम जब भी आप लोग बनाएं या आप लोग समझें तो हमेशा डायग्राम्स को विजुअलाइज करना, उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए ये व्यू कौन सी साइड का है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर इस डायग्राम की बात कर रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को वेंट्रल व्यू दिखा रही हूँ। वेंट्रल व्यू का मतलब है किसी इंसान स्पेसिफिकली मेल कि अगर फ्रंट व्यू से हम देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तो उसका अपीयरेंस कैसा आएगा, ठीक है। अगर मैंने यही बात बोली तो डॉर्सल से तो हम पीछे से देखते हैं, ठीक है। अगर मैंने यही बोला होता लेटरल मतलब कि साइड व्यू, लेटरल व्यू और वेंट्रल व्यू दोनों के दोनों एनसीईआरटी ने कवर किए हुए हैं। इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स की कुछ डिटेलिंग हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप देखना, एकदम अच्छी सी बात समझा रही हूँ, बहुत डिटेल में डायग्राम में नहीं जाएंगे। द रीजन बिहाइंड दैट कि मैं जब आगे इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स के डायग्राम पढ़ाऊंगी उसके बाद मैं इस डायग्राम को कोरिलेट करूंगी, दैट विल बी समथिंग बेटर फॉर यू ऑल। ओके, चलो देखते हैं। तो यहां देखते हैं, ये बताओ मुझे सभी लोग क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? दिस इज एक्चुअली द स्क्रोटम। क्या है ये? स्क्रोटम। अरे स्क्रोटम, और स्क्रोटम जो होता है इसके अंदर टेस्टीज सिचुएटेड हैं। मेल के पास में 1 पेयर टेस्टीज होती हैं, ठीक है। टेस्टीज सिचुएटेड किस में है? तो हम लोग बोलते हैं लूज स्किन का और थिन स्किन का सैक बना हुआ होता है जिसको बोला जाता है स्क्रोटल सैक, स्क्रोटम। ओके, इसमें टेस्टीज की पोजीशन दिख रही है सभी लोगों को, यहाँ पर कुछ एक डक्ट्स भी दिख रही हैं। मैं सिर्फ एक एक डक्ट एक बार बता देती हूँ। पहले टेस्टीज देखा, टेस्टीज देखने के तुरंत बाद देखो आप लोग फटाफट से एपिडिडाइमस, ठीक है। तो देखो ये जो डक्ट दिख रही है, दिस इज एक्चुअली ओपन करके दिखाई गई इस एरिया में। देखो तो इन्होंने एपिडिडाइमस दिख रही है सबको, दिस वन इज द सेम थिंग। सिर्फ ऐसा है कि उन्होंने ओपन करके दिखा दिया तो एक्चुअल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। एपिडिडाइमस देखने के बाद फटाफट से देखो आप लोग, एपिडिडाइमस और टेस्टिस को कनेक्ट करती हुई हमें दिख रही है वासा इफ्रेंशिया अंदर की तरफ, ठीक है। उसके अंदर भी देखें तो रेटी टेस्टिस, एक्चुअल में वासा इफ्रेंशिया जो है वो रेटी टेस्टिस और एपिडाइमस के बीच में दिख रही है, ठीक है। टेस्टिस के अंदर हम लोगों को कुछ एक लोब्स दिख रहे हैं, ठीक है। और हमें ये भी दिख रहा है कि एपिडिडाइमस जो है बेसिकली इससे बाहर की तरफ निकलते हुए एक डक्ट दिख रही है जिसका नाम है वास डिफरेंस, ठीक है। सब्जी वब्जी वाले पीछे से जाते हैं यार, कई बार उनकी आवाज भी आती है तो थोड़ा इग्नोर कर दिया करो, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये वास डिफरेंस हो गया। वास डिफरेंस बेसिकली दोनों ही साइड से देखो जा रही है और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की तरफ,
कैसे? यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की तरफ ये यूरेटर है और वास डिफरेंस यूरेटर से लूप होके और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की तरफ जाके मर्ज हो रही है। तो यह हम मर्जिंग देख सकते हैं। वी आर ऑल एबल टू सी द मर्जिंग ओवर हियर। एक साइड की वास डिफरेंस और दूसरी साइड की वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे जाके मर्ज अप हो गई। मर्ज अप हो गई जब, तब हम देखते हैं साइड्स में काफी सारे ग्लैंड्स उनके अंदर ओपन होते हुए दिख रहे हैं। एक दिख रहा है सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, ये ब्लैडर मैंने बताया, उसके पीछे ये यूरेटर से लूप हो रही थी, राइट। फिर ये प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहा है, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दिख रहा है और फाइनली यूरेथ्रा दिख रही है। यूरेथ्रा जिस ऑर्गन के अंदर रन कर रही है उसी को हम लोग कॉपुलेटरी ऑर्गन बोल रहे हैं, ठीक है, उसी को हम लोग पीनस बोल रहे हैं, उसी को हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। और इसके एकदम इलोंगेटेड पोर्शन आप लोगों को नजर आ रहा होगा, दिस इज कॉल्ड एज शाफ्ट एरिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज शाफ्ट एरिया। ओके, तो यहां पे शाफ्ट एरिया जो दिख रहा है आप लोगों को, ट्राइंगुलर सा इलोंगेटेड पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज ग्लैंस पीनस, ग्लैंस पीनस। ओके, ठीक है, ये सब बेसिक बातें समझ में आई हैं। डायग्राम जब देखा है तब, ये डायग्राम क्यों एक्सप्लेन किया मैंने, ताकि आप लोगों को विजुअल इमेजिनेशन हल्की फुल्की बन जाए। जब हम एक्चुअल पढ़ने जाएंगे तब हमें और बेटर क्लैरिटी चाहिए होगी। ये वही सेम स्ट्रक्चर है बच्चा पार्टी, लेकिन सिर्फ इस स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस आ रहा है कि एक साइड व्यू है, ये एक फ्रंट व्यू नहीं, ठीक है। तो साइड व्यू में हमें क्या अलग बात नजर आ रही है सिर्फ वो बताती हूँ। हमें ये समझ में आ रहा है कि यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम, रेक्टम समझते हैं ना सभी लोग, रेक्टम क्या होता है? टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर एलिमेंट्री कैनाल में, बेसिकली जहां पर हो रहा है उस एरिया को रेक्टम बोलते हैं। और रेक्टम फाइनली एनस पे लीड करता है, ठीक है, एनस में लीड करता है और एनस से फीकल मैटर का बाहर की तरफ इजर्शन होता है। ओके, तो रेक्टम और ब्लैडर के बीच में कहीं ये वास्ट डिफरेंस ऑन दोनों साइड्स आके मर्ज अप हो रही है, मतलब कि बीच में। आया समझ में? ठीक है, सेमाइनल वेसिकल भी इधर ही प्रेजेंट है बीच में। ओके, तो ये पेल्विक कैविटी आप लोगों को देखने को मिली, समझ आया कि ओके व्हाट कैन बी द पोजीशन। अगर हम इसको देखें किस साइड से, हम देखें अगर इसको लेटरल साइड से, लेटरल व्यू इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो दिस मच पोर्शन इज डन एंड अंडरस्टूड वेल। इसके आगे का देखते हैं। ओके, इसके आगे का देखते हैं। तो हम अब समझ रहे हैं कि मैंने आप लोगों को पूरा डायग्राम क्लियर कर दिया। अब मैं बताती हूं आपको कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की माइनर डिटेलिंग्स क्या क्या समझनी है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब भी हम लोग बात करते हैं ह्यूमन मेल की, ठीक है, और ह्यूमन मेल बेसिकली किस कैटेगरी में रख दें, अगर हम लोग इसको टेक्सोनॉमिकली बात कर रहे हो तो मैं बोल दूंगी ये मैमल है, ठीक है। और मैमल्स में मैक्सिमम मैमल्स होमियोथर्म होते हैं। होमियोथर्म का क्या मतलब हो जाता है? होमियोथर्म का मतलब हो जाता है कि अपना ब्लड के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने की क्षमता रखते हैं, तो होमियोथर्म है। होमियोथर्म ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन की बात कर रहे हो स्पेसिफिकली, हम अपने बॉडी के अंदर एक 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, ठीक। अब देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ रही है तब ये वाली बात क्यों आ रही है सामने, क्योंकि हमें ये पता होता है कि ह्यूमन मेल के अंदर टेस्टिस की लोकेशन अब्डोमेन के अंदर नहीं होती, इनफैक्ट अब्डोमेन के बाहर होती है, ठीक है। तो अगर अब्डोमेन के बाहर सिचुएट करा गया तो ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी कि टेस्टिस को अब्डोमेन के बाहर सिचुएट करना पड़ गया, ठीक है। व्हाट इज द रीजन? तो यहां समझने की बात है कि टेस्टिस को अब्डोमेन के बाहर सिचुएट इसलिए करना पड़ गया क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मैटोजेनेसिस, क्या बोलते हैं? स्पर्मैटोजेनेसिस, इसके लिए टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, दैट इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो क्या मैं ये बोल सकती हूं 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगता होगा स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर हमने टेस्टिस को रख दिया है अब्डोमेन में तो क्या प्रॉब्लम आएगी? तो प्रॉब्लम आएगी कि सारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बॉडी के अंदर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जो है ना,
दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वर्किंग ऑफ ऑलमोस्ट all the organs of the body. Almost all the biochemical reactions require that 37 degree Celsius temperature as optimum temperature. ठीक, अब मुझे बताओ, टेस्टिस को अंदर रख दिया तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा, अगर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा तो इंडिविजुअल स्टेराइल हो जाएगा, और अगर इंडिविजुअल स्टेराइल हो गया तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज कैसे अचीव कर सकते हैं? इसीलिए टेस्टिस की पोजिशनिंग जो है नेचर ने ऑटोमेटिकली अब्डोमेन के बाहर करी। इतना आया समझ में? ठीक है, तो ये वन पेयर टेस्टिस जो है ये ह्यूमन की बॉडी में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, मतलब कि अब्डोमेन के बाहर सिचुएट होती है, स्क्रॉटल सैक में सिचुएट होती है। ठीक है, क्या आया समझ इतना? लेकिन कुछ एक ऐसे मैमल्स भी हैं बच्चा लोग जिसके अंदर टेस्टिस जो है वो अब्डोमेन में ही सिचुएट हो जाती है। ठीक है, कितने लोगों ने आइस एज मूवी देखी है? आइस एज मूवी देखी है क्या आप लोगों ने? ठीक है, तो आइस एज मूवी जो रहती है उसमें एलिफेंट के एंसेस्टर्स दिखाए जाते हैं, अगर याद करने की ट्राई करो तो। ठीक है, तो उसमें एलिफेंट के एंसेस्टर्स दिखाए जाते हैं। ऐसा है कि बेसिकली एक्वेटिक मैमल थे, कभी ना कभी एलिफेंट एक्वेटिक मैमल थे। ठीक है, अगर अपन वेल देखें तो क्या आप सब लोग जानते हैं वेल जो होती है उसके पास भी बहुत मोटी स्किन होती है, ब्लबर बोलते हैं उसको। एलिफेंट के पास में भी बहुत मोटी स्किन होती है, ब्लबर। ठीक है, तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों जिनके पास में मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो होता है, तभी इनकी बॉडी ऐसी बड़ी सी फूली सी है। ठीक है, फैट एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो होता है, तो इनकी बॉडी के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इतना हीट जनरेशन ही नहीं होगा कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उनकी बॉडी में बना रहे। तो एलिफेंट हो गया या वेल हो गई, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर टेस्टिस अंदर भी सिचुएटेड है, तो कोई प्रॉब्लम वो क्रिएट नहीं कर रही है, स्पर्म फॉर्मेशन बराबर चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोल देते हैं दे विल हैव इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। इज दिस मच क्लियर टू ऑल एवरीवन ओवर हियर? जल्दी जल्दी बता दो। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स कवर किए एक बार फटाफट रिवाइज करा देती हूँ। हमने पढ़ा कि टेस्टिस जो होती है वो स्क्रॉटल सैक में सिचुएट होती है, अब्डोमेन के बाहर होती है, इसीलिए एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बोल देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो होता है 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 गुना कम, गुना नहीं, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम। ठीक है, ठीक है, अच्छे। चलो, तो इतनी बात समझ आ गई, सरस हो गया सभी लोगों के लिए ये मामला, सरस। चलो आगे बढ़ते हैं ना, इतना समझ आ गया है हमको। आगे है यहाँ पर कि टेस्टिस की पोजिशनिंग अब्डोमेन के बाहर कब होती है। अब ये बात है कि क्या जब छोटा मतलब फीटस का डेवलपमेंट, फीटल डेवलपमेंट मतलब कि मदर की बॉडी में एक मेल बेबी है, उसका डेवलपमेंट चल रहा है, तब क्या शुरुआत से ही मतलब कि पहले जब भी जैसे बन गया है टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस बनते साथ में ही टेस्टिस अब्डोमेन के बाहर सिचुएट कर दी जाती है कि थोड़े टाइम बाद उसको अब्डोमेन के बाहर सिचुएट किया जाता है। तो अब तुम लोगों को इसीलिए यहाँ पर वीक वाइज क्लैरिटी ली है मैंने। देखो 7वां हफ्ता समझ रहे हो ना, 7th वीक मतलब कि ये अप्रोक्सीमेटली 2nd मंथ के आसपास आखिरी का हफ्ता होगा, है ना। 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 2nd मंथ आ गया होगा और 2nd मंथ का 3रा वीक है, तो 7th वीक हो गया, बराबर बात। ठीक है, तो ये 7th वीक में देखो तुम लोग टेस्टिस किधर दिख रही है तुम लोगों को? बेबी में ये दिख रही है अब्डोमेन के अंदर दिख रही है। ठीक है, जैसे मैंने बोला 13वां हफ्ता आ रहा है, आप लोगों को क्या नजर आ रहा है कि टेस्टिस जो है वो थोड़ी सी अब्डोमेन से बाहर आने की कोशिश करना चालू कर चुकी है। टेस्टिस इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द अब्डोमेन, ट्राइंग टू कम इनटू द स्क्रॉटम। ठीक, 24वां हफ्ता देखो तुम लोग, क्या दिख रहा है तुम लोगों को कि टेस्टिस वाकई में नीचे की तरफ आने की पूरी कोशिश कर रही है। और हम ये देखेंगे कि 7th मंथ के अंदर डिसेंट ऑफ टेस्टिस अचीव हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बोला, ये क्वेश्चंस में आ सकता है। डिसेंट का मतलब होता है नीचे आना, ठीक है। डिसेंट ऑफ टेस्टिस टेक्स प्लेस in the
इन द व्हाट मंथ? इन द 7th मंथ, 7वें महीने में, ठीक है। इन मेल फीटस, इन मेल फीटस। इतना समझ आया ना सभी को? इतने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी बताओ, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जब डिसेंट ऑफ टेस्टिस एक्चुअल में हो रहा है ना, तब एक्चुअल में ऐसा क्या है जिसके कारण से खींची चली आ रही है। तो क्या होता है, इमेजिन कर, टेस्टिस जो है वो एक गुबर्नाक्यूलम फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। टेस्टिस इज जॉइंट टू अ गुबर्नाक्यूलम फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। गुबर्नाक्यूलम, प्रोनाउंसिएशन बताया, गुबर्नाक्यूलम एक फाइब्रस कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या होता है, जैसे जैसे फीटस की टाइम बढ़ती जाती है 7वें हफ्ते से लेके, तो और हम बोल रहे हैं 7th मंथ तक, गुबर्नाक्यूलम शॉर्ट होता जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो मुझे बताओ उसके साथ जुड़ा हुआ कौन स्ट्रक्चर है? टेस्टिस। तो गुबर्नाक्यूलम के शॉर्ट होने के कारण से टेस्टिस खींचा चला आता है स्क्रोटल सैक में सिचुएट होने के लिए, ठीक है। तो स्क्रोटल सैक में आ रहा है अगर, तो डेफिनेट सी बात है कि कोई रास्ता तो होगा कि ऐसे आ जाएगा छेद करते हुए बॉडी में, ऐसा नहीं है ना, कोई रास्ता होगा डेफिनेटली। तो डिसेंट ऑफ टेस्टिस में गुबर्नाक्यूलम का क्या होता है बता दो? कॉन्ट्रैक्शन होता है। और टेस्टिस जो हैं वो एक कैनॉल के थ्रू स्क्रोटल सैक में आ जाते हैं। उस कैनॉल का नाम है इंग्विनल कैनॉल। क्या नाम है? इंग्विनल, इंग्विनल कैनॉल, ठीक है क्या? इंग्विनल कैनॉल। ये पूरी ही बात को अगर मैं एक सिंगल स्टेटमेंट में मर्ज अप कर दूं तो मैं तुमको समझा दूंगी, पर तुम इसका विजुअल देख लो ताकि तुम्हें समझ आए कि कैसे हो रहा है। देखो ये आया समझ में? वापस दिखाती हूँ, ये देखना ध्यान से, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाला इमेजिनेशन जो तुम्हारे लिए एनिमेशन फॉर्म में है, ध्यान दो। 1 2 3 ध्यान। ये देखो ऐसे आए समझ में? टेस्टिस ऊपर से और नीचे की तरफ आ गया, वेरी सिंपल, राइट। तो ये जो चीज हो रही है ना, इसको बोलते हैं डिसेंट ऑफ टेस्टिस। इज दिस वेरी क्लियर टू ऑल माय डियर 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 स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? ठीक है, तो देखो समझा रही हूं, लिख दूं यहां पे तुम्हारे लिए, है ना। क्या होता है एट 7th मंथ, ठीक है। क्यों होता है? ड्यू टू रेज्ड एंड्रोजन लेवल्स। क्यों होता है? ड्यू टू रेज्ड टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोजन हो गया ना ये, ड्यू टू रेज्ड टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है? फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर गुबर्नाक्यूलम, है ना, नाम याद रखना बच्चा, गुबर्नाक्यूलम कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके कारण से टेस्टिस इज पुल्ड, ठीक है ना, एंड कम इन स्क्रोटम वाया, कौन से रास्ते से आएगा? इंग्विनल, इंग्विनल, यहां लिख दूं क्या मैं नीचे? कैनॉल। समझ आ ही गया होगा शायद तक तो, कि नहीं आ गया तो जल्दी से। 7वें महीने में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने के कारण से गुबर्नाक्यूलम कॉन्ट्रैक्ट होके टेस्टिस पुल हो जाती है एंड कम्स टू लाई in the scrotum via inguinal canal. Is this clear? Well understood? Done? ठीक है, चलो ओके आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और बात समझते हैं कि जब मैंने बोल दिया कि टेस्टिस को अब्डोमेन के बाहर प्लेस कर दिया तो उसके पास ब्लड सप्लाई वगैरह कैसे पहुंचेगा, प्लस दूसरी बात जब वो स्पर्म बना रहा है तो वो स्पर्म ऊपर कैसे पहुंचाएगा? एक तो कोई रास्ता कनेक्शन होना चाहिए ना, तो एक कनेक्शन होता है बेसिकली इंग्विनल कैनॉल के अंदर एक स्पर्मेटिक कॉर्ड आती है। क्या आती है? एक स्पर्मेटिक कॉर्ड, ऐसे करके एक पूरा वॉल है उसकी, थिक वॉल, ऐसी स्पर्मेटिक कॉर्ड आती है। इस कॉर्ड के अंदर क्या क्या चीजें पैक्ड हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, यू आर ऑल एक्चुअली एबल टू सी प्रॉपरली दैट देयर आर मेनी ब्लड वेसल्स ओवर हियर। दिख रही है? देयर आर द ब्लड वेसल्स, द रेड वन एंड द ब्लू वन, दैट मीन्स आर्टरी आ रही है, वेन जारी है, नर्वस सिस्टम भी अंदर आ रहा होगा, नर्व्स डेफिनेटली, ठीक है।
ये सब चीजों का रास्ता कौन हो गया? स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड ही वास डिफरेंस को भी कैरी कर रही है। तो इसमें क्या पूछा जा सकता हमारे से, अगर प्रश्न आ जाए कोई, तो क्या पूछा जा सकता? पूछा ही जा सकता स्पर्मेटिक कॉर्ड से क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे वेन आ रही के जा रही है, इट इज गोइंग आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड बाहर का रास्ता है ना। और वास डिफरेंस क्या हो रहा है उसका? आ रही के जा रही है, इट इज ऑल्सो गोइंग आउटसाइड। ठीक है, और आर्टरी आ रही है ना, और नर्व आ रही है। आया समझ? ठीक है, इतना क्लियर है? जल्दी बताओ, इतना डिटेल्स सबको क्लियर है कि नहीं है? इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, इसलिए बोल रही हूँ मैं। ठीक है, चलो, तो हमारे लिए ना क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं, हमारे दिमाग में आना भी चाहिए, सभी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, इसकी मेरी कोशिश है। इसीलिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हर कदम पे है ना। और ये ध्यान रखो कि ये सारी की सारी स्लाइड्स जो हैं, जितनी भी पीपीटी दिख रही है तुमको, ये सब पीपीटी पूरी मैं बनाती हूँ, ढूंढ ढूंढ के अच्छे अच्छे इमेजेस लेती हूँ तुम्हारे लिए। ओके, चलो एक और चीज देखते हैं। अब एक बात कि अब मैंने बोला अगर टेम्परेचर एक 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए स्पर्म बनाने के लिए, ये हमें समझ आ गया था। अब मैंने ये पूछा कि अगर सर्दियों का मौसम है, ठीक है, ठंड का मौसम है, और अगर अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, इन दोनों ही केसेस में तो ह्यूमन मेल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ह्यूमन मेल जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट हो रहा है, राइट और नॉट? तब उस पर्टिकुलर टाइम पे टेस्टिस की पोजिशनिंग बदलने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं? रिक्वायरमेंट है डेफिनेटली। तो टेस्टिस के अंदर टेम्परेचर को वही मेंटेन रखना जिसपे कि स्पर्म फॉर्मेशन बराबर हो सके, इसलिए दो पर्टिकुलर मसल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दो पर्टिकुलर मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टेस्टिस की पोजिशनिंग में। ठीक है, तो तुम्हारे लिए मैंने पूरा फ्लो चार्ट तैयार किया हुआ, इधर दिख रहा है सभी लोगों को फ्लो चार्ट? ये फ्लो चार्ट तैयार इसलिए किया हुआ कि ताकि तुम्हारे लिए क्लियर रहे कि बेसिकली पोजिशनिंग ऑफ टेस्टिस में किस प्रकार से क्या हो रहा है। तो पहला देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट, ठंड में क्या हो रहा है। अब ठंड में क्या हो रहा होता है, तो अब देखो ध्यान से, ये यहां देखना सभी लोग ना, मैं तुमको स्क्रॉटम दिखाना चाह रही थी, एक सेकेंड बस लगेगा। ये देख लो सब लोग, ये स्क्रॉटम दिख रहा है सबको? ये स्क्रॉटम, इसके अंदर टेस्टिस है, राइट है ना। स्क्रॉटम जो होती है इसकी वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है मसल, उस मसल का नाम होता है डार्टस मसल। क्या नाम होता है? डार्टस मसल। ये एम के ऊपर बार का मतलब होता है मसल, ठीक है, डार्टस मसल। ओके, अच्छा, और हमने स्पर्मेटिक कॉर्ड भी देखी, कहाँ गई? ये रही। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड जो बनाई है ना, इसके अंदर भी एक मसल दिख रही है, देखो, क्रीमास्टर मसल। ठीक है, तो यहां लिखा था यार, मैंने फालतू ही वो स्लाइड लिया। डार्टस मसल जो है इट इज प्रेजेंट इन द स्क्रॉटल वॉल या स्किन, एंड क्रीमास्टर मसल इज प्रेजेंट इन द स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये दो मसल्स के नाम हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या होता है, ठंड के समय पर डार्टस मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, डार्टस मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगी ना बच्चों, तब स्क्रॉटल वॉल की जो स्किन है वो क्या हो जाएगी? कॉन्स्ट्रिक्ट। और वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी अगर, तो हम बोलेंगे कि वो बेसिकली टाइट हो जाएगी। क्यों टाइट हो रही होगी? उस पर रिंकल्स आ जाएंगे, मतलब सल पड़ जाएंगे। क्यों ऐसी हो जाएगी वो? ताकि बाहर की तरफ हीट डेसिपेट ना हो, हीट का अंदर से बाहर लॉस ना हो, क्योंकि बाहर ठंड है और अभी टेस्टिस के अंदर टेम्परेचर को थोड़ा सा मेंटेन ज्यादा करके रखना है ताकि 34.5 डिग्री रह पाए। आया समझ? तो स्क्रॉटम की जो वॉल है ना, वो बेसिकली श्रिंक हो जाती है ताकि हीट लॉस को बचाया जा सके। ये हुआ एक पहला पॉइंट। अलॉन्ग विद दैट मैंने कहा कि गर्मी कहाँ से प्राप्त करें, कहाँ से मिले उसको गर्मी। ठीक है, तो जो टेस्टिस है उसको थोड़ा सा अब्डोमेन की वॉल के नजदीक ले जाया जाए अगर बाय सम चांस, तो शरीर की गर्मी जो है बेसिकली वही उसको मिल जाएगी, है ना। जो बॉडी वॉल, हम जब भी बॉडी वॉल की बात करेंगे हम थोड़े से हीटेड अप ही रहते हैं, हर इंडिविजुअल ह्यूमन जो थोड़ा गर्म ही रहेगा वो। ठीक है, ठंड में और थोड़ा गर्म रहता है स्किन जो है। ठीक है, तो अगर मैंने कहा टेस्टिस को थोड़ा सा अब्डोमेन के नजदीक पुल कर ले
तो क्या हो जाएगा कि गर्मी जो है उसको मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये कौन कर सकता है, तो ये क्रीमास्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्रीमास्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड थोड़ा सा टेस्टिस को ऊपर एब्डोमेन की तरफ चिपका लेती है। क्या समझ आ गया सभी को? ग्रोइन एरिया बोल सकते हैं ना, ग्रोइन मतलब कि प्यूबिक एरिया के नजदीक, ठीक है। दोनों बातें क्लियर हैं क्या? ठंड में क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? डार्टस मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, क्रीमास्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई। डार्टस मसल कॉन्ट्रैक्ट होके क्या कर रही है, हम बोलेंगे वो हीट लॉस को नहीं होने दे रही। और क्रीमास्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट करके क्या कर रही है, टेस्टिस को एब्डोमेन के थोड़ा सा नजदीक ले जाके रख देती है। डन है ना, इतना आ गया। एकदम उल्टा कहानी हो जाएगा गर्मियों में, इसमें क्या बड़ी बात है, हम तो लगा ही लेंगे अब आंसर आएगा तो, मतलब कि क्वेश्चन, ठीक है। तो समर में क्या हो जाएगा, समर में ये हो जाएगा कि गर्मियों के अंदर हीट लॉस जितना हो सके हो जाए, डार्टस मसल रिलैक्स हो जाएगी ताकि स्क्रोटम से पसीने के फॉर्म में बह जाए गर्मी, हीट लॉस हो जाए, स्वेटिंग हो जाए, ठीक है। ये हुआ। दूसरा, ठंड के समय पर स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट क्रीमास्टर मसल रिलैक्स करेगी, है ना। गर्मियों में क्या हो रहा है, ठंड बोला क्या मैंने, गलती से बोला होगा अगर बोला है तो, गर्मियों के अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है उसके अंदर क्रीमास्टर मसल रिलैक्स करेगी ताकि टेस्टिस थोड़ा सा दूर आ जाए। बराबर बात छे, समझ आ गया कि नहीं? आ भी गयो? जल्दी बताओ, आ भी गयो कि नहीं आ भी गयो? ठीक है, चलो इतना आ गया समझ में ना। अभी देखते ही Q2 से बेस्टी टेस्टीज दिख रहे हैं हमको। एक्चुअली एवरी ऑर्गन विल एक्चुअली फील प्रिविलेज्ड। तो बाहर कुछ आवाज आ रही है, सुनो। ऐसे कौन बेचता है अपना सामान, बताओ, इरिटेट ही हो जाए कोई भी। बिल्कुल गरबे खेलते हो, धन तड़न तड़न तड़न। सो फनी, सो फनी। ओके भाई साहब, आपने बेच लिया हो तो हम अपना पढ़ा लें, ठीक है। चलो तो इतना हो गया, सभी लोग को समझ आ भी गई हो कि नहीं आ भी गई हो? आ भी गई हो, चलो ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, ये तुम्हारे लिए एक विजुअल इमेजिनेशन फिर से। देखो टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन जो होता है ना, वो कैसे देखो आगे बाहर जा रहा होता है, देखो पूरा कितना अच्छा है। ये ब्लड वेसल्स दिख रही है आप लोगों को, आर्टरी है ना, ये दिख रहा है आप लोगों को वेन, ठीक है। ये हमें दिख रहा है एपिडिडाइमस, और ये हमें दिख रहा है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। एक मिनट, और ये हमें दिख रहा है रेटी टेस्टीज, और ये हमें दिख रहा है वासा इफरेंशिया, VE लिख दो बस, वासा इफरेंशिया। ये हमें दिख रहा है एपिडिडाइमस, थोड़ा सा अंदर कर दो, ये वाला है ना, और ये दिख रहा है हमें वास डिफरेंस। ऐसे कितना विजुअल इमेजिनेशन है हर चीज का, समझ आना चाहिए, सब दिमाग के अंदर बिठा लो अपने अपने, ठीक है। अब मैं तुमको कुछ पढ़ा रही हूँ जिसमें तुमको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ऐसी कोशिश करना, क्योंकि जो अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ, दिस इज as far as the questions are concerned in NEET examination and in class 12th board examination. This topic holds a lot of weightage, a lot of importance, ठीक है। मार्क्स भी ज्यादा रहते हैं इसमें ना, तो देखो समझते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है बेसिकली, कि जब बात कर रहे होते हैं टेस्टिस की, तो टेस्टिस के अंदर टोटल 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कवरिंग्स होती हैं ऑन द आउटसाइड, ठीक है। और इंडिविजुअल कवरिंग को बोलते हैं ट्यूनिक, ट्यूनिक, ठीक है। अब देखो फर्स्ट दिखा रही हूं, फर्स्ट हमें दिख रही है ट्यूनिका वेजाइनालिस, जो कि ये वाली है। देखो ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, एक सिंगल लेयर ये है, एक दूसरी लेयर ये है, एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है, और बीच में एक कैविटी बन रही है जहां पर फ्लूइड भरा हुआ है, जो कि मैंने ग्रीन से लेबल किया हुआ है। ये फ्लूइड को बोलते हैं वेजाइनल फ्लूइड, ठीक है। कंफ्यूजन में आ रही हो थोड़ा सा, बेसिकली क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी वेजाइना वर्ड है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टीज के बाहर की कवरिंग जो है उसको भी ट्यूनिका वेजाइनालिस बोलते हैं। डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। तो पहला क्या हो गया हमारे पास में, ट्यूनिका वेजाइनालिस, सिंपली लिख रही हूं मैं ट्यूनिका वेजाइनालिस, ठीक है। ये कैसी होती है, ये डबल लेयर होती है, इसमें कैविटी होती है और कैविटी के अंदर वेजाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये ट्यूनिका वेजाइनालिस क्या करती है बेसिकली, प्रोटेक्ट अगेंस्ट शॉक, शॉक के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है टेस्टिस को, ठीक है। तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट शॉक,
क्यों? क्योंकि अगर कोई ऐसी लेयर है जिसके अंदर कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉक ही होगा। ठीक है, सेकेंड देखते हैं हम लोग, ट्यूनिका, टी लिख रहे हो सिर्फ, एल्ब्यूजीनिया, क्या नाम है दूसरी वाली का? ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया। शब्द एल्ब्यू का मतलब होता है बच्चा लोग, एल्ब्यू इज ALB, व्हाइट इंडिकेट करता है। एल्ब्यूजीनिया लेयर जो है ना, दिस इज एक्चुअली अ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर। कैसी होती है ये? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, टेस्टिस को पूरा सराउंड करती है एल्ब्यूजीनिया। एकमात्र लेयर जो कि टेस्टिस को पूरा पूरा सराउंड करती है, उस पर डबल स्टार लगा देती हूं, वो होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया। ठीक है, एल्ब्यूजीनिया इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द टेस्टिस अगेन। ठीक है, नॉट अगेंस्ट शॉक बट जनरल प्रोटेक्शन, जनरली प्रोटेक्ट करके रखती है टेस्टिस को। अभी तीसरा देख लेते हैं हम लोग, तीसरा क्या रहता है? ट्यूनिका टी डॉट, फिर से वैस्क्यूलोसा। ठीक है, ये इस डायग्राम में बनी हुई नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बना देती हूं, रेड कलर से मार्क कर रही हूं, देखना कौन सी होगी। ये कंपार्टमेंट के बाहर एक इररेगुलर सी एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। ठीक है, ये ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा जो लेयर होती है ना बच्चा लोग, ये होती है ब्लड वेसल रिच लेयर। क्या होती है ये? ब्लड वेसल रिच लेयर होती है ये। ठीक है, तो मैं यहां लिख देती हूं हाईली वॉस्क्यूलर, मतलब कि ब्लड वेसल रिच ऑटोमेटिकली। इतना समझ आ गया? ठीक है, तो हमें ये समझ में आया कि ट्यूनिक्स कितनी होती हैं, आउटर कोटिंग्स कितनी होती हैं टेस्टिस की। अब क्या समझना है? अब जो मैम तुम्हारी यहाँ हाईलाइट कर रही है ना, उसके ऊपर एकदम ध्यान दो। देखो, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, उसके ऊपर एकदम ध्यान दो। ठीक है, देखो क्या दिख रहा है कि टेस्टिस जिसके पूरे के पूरे बाहर एक कोटिंग है, हमें दिख गई थी ये वाली, जिसको ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया बोला मैंने, राइट? इसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है। टेस्टिस क्या ऐसे ही पूरी एक सिंगल स्ट्रक्चर है कि उसमें कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं? तो आप बोलोगे कि मैम कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं, ये दिख रहे हैं। देखो, ये एक कंपार्टमेंट है, ये दूसरा कंपार्टमेंट है, ये तीसरा कंपार्टमेंट है, चौथा कंपार्टमेंट है। ऐसे करते हुए एक सिंगल टेस्टिस के अंदर कितने टोटल कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं? तो एक सिंगल टेस्टिस में करीबन 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। कितने टोटल कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं? देयर कैन बी अप्रोक्सीमेटली 250 कंपार्टमेंट्स। ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, तो टेस्टिस में 200 से 250 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं हर एक टेस्टिस में, हर एक टेस्टिस में। ठीक है, आप देखो तुम्हें क्या लग रहा है, फिर से हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, आप देखो क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, हर एक टेस्टिस के कंपार्टमेंट के अंदर क्या भरा हुआ होता है? तो मैं बोलूंगी यहाँ पर भरी हुई होती है बच्चा, यहाँ पर भरी हुई होती है वेसल्स, पैक करी हुई होती है, ट्यूब्यूल्स पैक करी होती है, उनको बोलते हैं हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो देखो ये जो दिख रही है ना, दीज पैकिंग्स आर बेसिकली ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, फिर मैं आप लोग को बताती हूं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं, ये बेसिकली कनेक्ट कर रही हैं किसके साथ में? रेटी टेस्टिस के साथ में। किसके साथ में कनेक्ट कर रही हैं? रेटी टेस्टिस के साथ में। और रेटी टेस्टिस ये वाला एरिया है। ठीक है, रेटी टेस्टिस, इनको कनेक्ट करने वाली ये फाइन येलो ट्यूब्यूल्स का नाम क्या है? अगर कोई पूछे तो हम लिख देते हैं, इनका नाम होता है ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई। ठीक है, फिर क्या होता है? फाइनली टेस्टिस के अंदर ये रेडी टेस्टिस पोर्शन से निकलती हुई वेसल्स दिख रही है हम लोगों को, दीज आर कॉल्ड एज इफरेंट डक्ट्यूल्स। इन्हीं के लिए इंटरचेंजेबली एनसीईआरटी जिस शब्द का इस्तेमाल करती है वो होता है वासा इफरेंशिया। ठीक है, वासा इफरेंशिया। ठीक है, और फिर फाइनली वासा इफरेंशिया रेटी टेस्टिस को जोड़ देती है एपिडिडाइमस से। और एपिडिडाइमस के 3 पोर्शन होते हैं। एक ऊपर का पोर्शन, उसको बोलते हैं कैपट एपिडिडाइमस, जिसको हेड ऑफ एपिडिडाइमस भी बोल सकते हैं। जो मेन पोर्शन होता है उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस, ये वाला। और जो नीचे का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं टेल ऑफ एपिडिडाइमस या तो फिर कॉडा एपिडिडाइमस।
एपिडिडाइमस से फाइनली इमर्ज होती है वास डिफरेंस। ऐसे करके जाते हुए दिखाते हैं कई बार हम लोग, लेकिन उन्होंने पीछे से निकाल दिया उसको, कोई बात नहीं, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे ही जाती, क्योंकि इतना आया समझ में सभी लोगों को। तो बेसिकली हमने क्या समझा, हमने समझा पाथवे क्या हो सकता है स्पर्मेटोजोआ का, यहां से आगे का, है ना, समझ आया। तो इसको मैंने तुम्हारे लिए पूरा का पूरा जो है एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है कि टेस्टिस स्क्रोटम में सिचुएट होती हैं, टेम्परेचर की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर मैंने बताया उसमें कि डायमेंशंस कितने होते हैं टेस्टिस के, 4 से 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है। फिर मैंने बताया कि टेस्टिस के बाहर कवरिंग्स होती हैं, जिसमें कि एक कवरिंग जो कि पूरा टेस्टिस को कवर कर ले वो डेंस होती है, उसका नाम होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, फाइब्रस लेयर होती है। हर टेस्टिस में करीबन 200 से 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। हर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनते हैं, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 डिफरेंट टाइप के सेल्स मेनली प्रेजेंट होते हैं। अब वो क्या है, तो ये देखते हैं अब हम आगे कि वो क्या सेल्स हैं जो कि टेस्टिस में प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके लिए तुम लोग ये वाला स्ट्रक्चर देखो पहले, ये वाला, एक सेकेंड यार, एक और बेटर स्ट्रक्चर था मेरे पास, ये वाला, ठीक है। देखो तो मैं तुम्हें ना हाईलाइट करके समझाऊंगी ताकि तुम्हारे लिए बेटर क्लैरिटी रहे। कहाँ गया भाई, इधर आओ प्लीज वापस, ये रहा, ठीक है। इधर देखते हैं, तो यहां पर एक सेकेंड, ओके जस्ट वेट 1 सेकेंड। इधर ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ऐसे ये तीसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आसपास की जो स्पेसेस होती हैं इनको बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोला जाता है, ये स्पेस जो है इंटरस्टिशियल स्पेस। हमें सिर्फ इतना पोर्शन को अगर उठा के देखना है और मैं उसको जूम करके दिखाऊं तुम्हें, तो मुझे क्या मिल रहा है मैं वो देखती हूँ। तब मुझे मिल रहा है टेस्टिस के बाहर की स्पेस और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की स्पेस और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की स्पेस, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक सेल, और ये सेल का नाम हो जाता है सर्टोली सेल। क्या नाम हो जाता है, सर्टोली सेल, जो कि ये दिख रहा है, दिखा सभी को, ठीक है, ओके। और एक और टाइप का सेल होता है जिसका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया सेल, ये वाला जिनको जर्म सेल भी बोल रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल जिसको जर्म सेल भी बोल रहे हैं। ये लेबलिंग गलत है, इसमें ये वाला लेबलिंग ध्यान रखो, NCERT वाला, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल, ठीक है, ये वाला, ओके। चलो अब क्या क्या फंक्शंस हैं इन दोनों के, ये इंडिविजुअल फंक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये फंक्शंस हम लोग अभी देख रहे हैं। पूरा समझ आ जाएगा ना तब हम लोग एक पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे, वो होता है पाथवे ऑफ स्पर्मेटोजोआ क्या रहेगा, और पाथवे ऑफ स्पर्मेटोजोआ तुमको पूरा समझ आ जाएगा, आई कैन गारंटी दैट, ठीक है। पहले मैं तुमको बता रही हूँ कि ये जो इलोंगेटेड सा, ये जो लंबा सा सेल दिख रहा है जिसका नाम है सर्टोली सेल, इसका क्या क्या फंक्शन हो सकता है, इसका क्या और नाम हो सकता है, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं सर्टोली सेल और उसके फंक्शंस। देखो अब इसके फंक्शंस को बिल्कुल सिंपली समझाऊंगी मैं। पहली बात तो सर्टोली सेल्स जो होता है ना, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज नर्स सेल्स। इनको और क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नर्स सेल्स। नर्स क्यों बोलते होंगे, क्योंकि ये स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। यही सर्टोली सेल्स का एक और नाम होता है, उनको बोलते हैं सस्टेंटाक्युलर सेल्स। क्या बोलते हैं, सस्टेंटाक्युलर सेल्स, ओके। सर्टोली सेल्स के क्या क्या फंक्शंस हैं ये देखते हैं। पहला फंक्शन, स्पर्म के पास में फ्लेजिला होता है। अब मुझे बताओ बच्चों कि क्या ऐसा कोई भी आपने सेल देखा है किसी भी ह्यूमन की बॉडी में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कोई फ्लेजिलेटेड सेल नहीं होता ना, कोई भी ऐसा सेल जो कि फ्रक्टोज को इस्तेमाल करता हो, ना कि ग्लूकोज को। स्पर्मेटोजोआ की कुछ अलग ही काबिलियत होती है, कुछ अलग ही डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यूनिकनेस होती है। इस यूनिकनेस के चक्कर में क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि ह्यूमन मेल की बॉडी ही स्पर्मेटोजोआ को फॉरेन मान ले। क्या मान ले, फॉरेन, और उसको किल कर सके, उसके अगेंस्ट अटैक कर दे, WBCs। इस कारण से
टेस्टिस के अंदर ब्लड सप्लाई में से WBCs का आना रेस्ट्रिक्ट करना होगा। सही बात है कि नहीं? अगर WBCs आ जाएं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, वो अपने बॉडी के सेल्स स्पर्मेटोजोआ को फॉरेन मान लेंगे, राइट? ठीक है, तो इसीलिए ब्लड और टेस्टिस के बीच में एक बैरियर क्रिएट करता है ये सर्टोली सेल। फर्स्ट फंक्शन इज दिस क्लियर? टू प्रोटेक्ट द स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम अटैक बाय WBCs। बचाने के लिए सर्टोली सेल्स एक जंक्शन बना देता है, टाइट जंक्शन, जिसके कारण से सिर्फ न्यूट्रिएंट आ जाता है, ठीक है, लेकिन कोई भी WBC टेस्टिस के अंदर एंटर नहीं करता है। पहली बात। दूसरी बात, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गलती से भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कोई भी स्ट्रक्चर्स कंपोनेंट्स नहीं बन जाएं, इसीलिए सर्टोली सेल्स फीटल लाइफ में ही एंटी मुलेरियन फैक्टर सीक्रेट करते हैं, जो कि मुलेरियन डक्ट का डीजनरेशन कर दे। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दी थी, राइट, डायग्राम्स में। तीसरा देखते हैं, स्पर्म जब बन जाता है ना, तब स्पर्म बनने के लिए चाहिए होते हैं एंड्रोजन्स। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन बनाते कौन से सेल्स हैं? बनाते ये वाले सेल्स हैं जो कि बाहर प्रेजेंट हैं। ये देखो, ये लीडिग सेल्स, ये वाले सेल्स बनाते हैं टेस्टोस्टेरॉन। लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन किधर चल रहा है? स्पर्म फॉर्मेशन चल रहा है अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। तो एंड्रोजन को इकट्ठा करके रख लें, ऐसा एक प्रोटीन बनाते हैं सर्टोली सेल्स। उस प्रोटीन का नाम होता है एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर के कारण से टेस्टोस्टेरॉन अक्यूमुलेट होके रह पाता है। टेस्टोस्टेरॉन अक्यूमुलेट्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये अक्यूमुलेट होके रह पाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पर्मिएशन में रोल प्ले करते हैं सर्टोली सेल्स। स्पर्मिएशन क्या होता है? आप सभी लोगों को ये सर्टोली सेल्स के साथ में ऊपर की तरफ जुड़े हुए हेड पोर्शन से जुड़े हुए स्पर्म्स नजर आ रहे हैं क्या? है ना? तो क्या होता है, स्पर्मेटोजोआस बन जाते हैं ढेर सारे। ये सारे स्पर्मेटोजोआस आके अपने हेड पोर्शन के थ्रू सर्टोली सेल के ऊपर धंस जाते हैं, एम्बेड हो जाते हैं, ठीक है। और जब ढेर सारे स्पर्मेटोजोआस बन जाते हैं, इतने जितने कि एक इजैक्यूलेट में होने चाहिए करके, ठीक है, उतने स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं, तो स्पर्मिएशन का मतलब होता है लिबरेट हो जाएंगे ये स्पर्मेटोजोआ, यहां से फ्री हो जाएंगे और रिलीज कर दिए जाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। ऐसा है कि कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं पढ़ा रही हूं मैं, एकदम सिंपल है, प्रोसेसेस हैं, लेकिन इनके अंदर टेक्निकल टर्म्स जो भी आएंगी वो तो समझनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो देखो क्या है, क्या क्या समझ आया हम लोगों को कि सर्टोली सेल्स एक तो, और दूसरा स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। ये दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। इसमें सर्टोली सेल्स के सारे फंक्शंस मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए। अब स्पर्मेटोगोनिया का क्या फंक्शन है? तो स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म फॉर्मेशन में अंडरगो करेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो यही होने वाला है कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है। आ गया समझ में? तो स्पर्मेटोगोनिया को क्या बोल सकते हैं? मेल जर्म सेल्स। ये वही सेल्स हैं जो कि स्पर्म फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, दिस इज क्लियर टू ऑल ओवर हियर? इज दिस मच क्लियर? ठीक है। और एक सेल जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की तरफ प्रेजेंट है, इसका फंक्शन मैंने आप सभी लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि इस सेल का नाम होता है लीडिग सेल, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होता है। इसीलिए लीडिग सेल्स को कई बार इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो लीडिग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स, ये सेल्स हार्मोन बनाते हैं जिनको बोलते हैं एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स में से भी कौन सा एंड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है? उसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। इतना आ गया समझ में? और मैंने आप लोगों को बताया ऑलरेडी कि स्पर्मेटोजोआ अटैक की पॉसिबिलिटी रखते हैं, उनके ऊपर अटैक हो सकता है ना।
तो कुछ एक ऐसा जनरली गवर्नमेंट में देखते हैं हम लोग कि गवर्नमेंट में पुलिस वाले काफ़ी सारे मिले हुए होते हैं, इजंट इट? जनरल बता रही हूँ, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली एनीवन, बट जनरली कि गवर्नमेंट बेसिकली अगर कोई खराब एक्टिविटी कर रही है तो काफ़ी सारे पुलिस वाले उसमें शरीक होते हैं, उसमें शामिल होते हैं, राइट? तो क्या ये एक पूरी पुलिस कौम के लिए खराब बात है? क्योंकि काफ़ी सारे अच्छे पुलिस वाले जो हैं वो भी बदनाम हो जाएंगे इन लोगों के कारण से, राइट? क्योंकि ये उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं जिनको नहीं देना चाहिए था। क्या हम दगाबाज शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है, दगाबाज हो गए, राइट? ऐसे क्या होता है, कुछ एक WBCs द व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, स्पर्मेटोजोआ के साथी, वो क्या हो जाते हैं, स्पर्म्स के साथी, ठीक है? तो मैं लिख देती हूँ दगाबाज WBC याद आ जाएगा इससे हमेशा, है ना? देखो, दगाबाज, चीटर्स, द दगाबाज WBCs, ठीक है? ये वो WBCs हैं जो कि स्पर्म को किल करने की जगह पे स्पर्म का साथ दे देंगे, ठीक है? तो अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स में कौन आते हैं? दगाबाज WBCs which will protect the sperms as friends, ठीक है? एज फ्रेंड्स, दोस्तों की तरह उसका प्रोटेक्शन करेंगे, दूसरे WBCs से उसको बचा के रखेंगे, ठीक है? क्या इतनी बात अगर एकदम बढ़िया समझ में आ गई हो, विद अ क्रिस्टल क्लैरिटी इन योर माइंड, ठीक है, तो अगर समझ में आ गई हो तो पहली बात तो कि कमेंट में मुझे बता दिया करो कि हमें समझ आ गया है कि नहीं आ गया है। उससे हमारा मोरल हाई होता है। जो इंसान एक्चुअल में इतना इमेजिनेशन वाली स्लाइड वगैरह बना रहा है तुम्हारे लिए मेहनत कर करके, उसको अच्छी फीलिंग आती है कि बच्चों को समझ आ गया, ठीक है? मुझे कोई अप्रेजल नहीं चाहिए तुम्हारी साइड से, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि तुम मुझे बस ये बता दो कि अंडरस्टूड बाय अस मैम, ऐसे करके, ठीक है? दूसरी चीज ये कि अगर समझ आ गया है तो प्लीज कोशिश करो कि इस पर्टिकुलर चैनल का प्रमोशन तुम अपने दोस्तों में भी करो, सो दैट कि वो लोग भी इस कंटेंट से बेनिफिट उठा पाएं और हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें देख पाएं और हमारा रिकॉग्निशन कर पाएं, ठीक है? तो दिस इज द ओनली डिमांड फ्रॉम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आई होप दैट तुम लोग जो है इस चैनल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है और एवरी नोट्स आर इंक्लूडेड वॉट एवर कैन कम इन द एग्जामिनेशंस। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसके आगे का पोर्शन जो है विल बी कवर्ड बाय मी इन द वेरी 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 नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो बाय एवरीवन, विल मीट टुमारो।